हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में, यानी सम्मिश्र विश्लेषण के बारे में, बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स। तो देखो, ये जो सम्मिश्र विश्लेषण है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो बुक है, 5 यूनिट है, जैसे औरों में है हमारे पास और बुक में है। तो इसको हम डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट की ही बात कर रहे हैं, और उसे पढ़ने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं ताकि हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं इसको। इस बुक के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, आपने सुना होगा, पता भी होगा, क्या रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो देखो, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, या फिर हमारे पास इंटीजर पूर्णांक, है ना, ये सब हमने किस में पढ़ा था? रियल एनालिसिस में पढ़ा था, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में। अब हम जो जो काम में आएंगे उनकी बातें करते हैं। जो रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होती है, ये हम कैसे डिफाइन करते हैं? माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कहाँ से? माइनस इन्फिनेटिव से कहाँ तक? प्लस इन्फिनेटिव तक। वो कौन से होते हैं हमारे पास? रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। हमें जो पढ़ना है ना यहाँ पर, वो क्या पढ़ना है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, यानी सम्मिश्र संख्या के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? सम्मिश्र संख्या के बारे में, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना है। तो देखो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सम्मिश्र संख्या होता है, वो सेट होता है, समुच्चय होता है किसका? x प्लस आयोटा y का। ठीक है, किसका होता है? x प्लस आयोटा y का, जहां x और y जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, वास्तविक नंबर होते हैं। x और y क्या हो सकते हैं हमारे पास? रियल नंबर, यानी वास्तविक नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, सम्मिश्र संख्या होती है, उसको जनरली हम किससे डिनोट करते हैं? z से। सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? z से। और कैसे लिखते हैं? z इक्वल्स टू क्या? x प्लस आयोटा y। ये रियल वाला भाग होता है, वास्तविक वाला भाग, और ये होता है इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक भाग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x कोमा y, लेकिन ये कैसे लिखते हैं? ऑर्डर में। कैसे लिखते हैं हम? ऑर्डर में, क्रम में लिखेंगे, यानी कि जो पहले होगा वो रियल होगा, वास्तविक होगा भाग, और ये जो आयोटा होता है, इमेजिनरी या काल्पनिक सम्मिश्र वाला भाग, इसको हम बाद में लिखते हैं y। आयोटा सब जानते हैं, आयोटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √-1। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर, धीरे धीरे चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि आगे जब हम इनके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो ये चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए हमें। तो जो सम्मिश्र संख्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, z इक्वल्स टू क्या होता है? x प्लस आयोटा y। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं हम x कोमा y से। इसमें दो पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट कौन सा होता है? रियल होता है, वास्तविक होता है। और ये जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है? इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, इस z को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्या। अब यहाँ पर इसमें देखना, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो रियल होता है z का, वो कौन है? x है। इसका जो रियल पार्ट है हमारे पास, वास्तविक पार्ट है, वो कौन सा है? x है। और जिसमें ये जो आयोटा आ रहा है, इसे बोलते हैं काल्पनिक, यानी इमेजिनरी। तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है z का, वो क्या है? इसमें y है। क्लियर है ये वाली बात? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम 3 + 4 आयोटा लिखते हैं,
कितना लिखते हैं 3 + 4 आयोटा। ये कौन सा है, रियल या वास्तविक। और ये आयोटा जो होता है इसके साथ ये जो आ रहा है हमारे पास, इसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, काल्पनिक बोलते हैं। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, 3,4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर में कर सकते हैं। पहले तो रियल या वास्तविक वाला भाग और बाद में काल्पनिक या इमेजिनरी वाला पार्ट आएगा। तो आपको सबसे पहले जब भी याद रखना है तो ये याद रखना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सम्मिश्र संख्या होती है, उसको हम यहाँ से किससे डिनोट करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, जेड से। और जेड इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। और दो भाग होते हैं, रियल वास्तविक, और जो इमेजिनरी या काल्पनिक होता है उसमें क्या आता है हमारे पास, आयोटा आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सेकेंड ईयर में जब हमने रियल एनालिसिस पढ़ा था वास्तविक वाला, तो उसमें अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो तो ये और भी ज़्यादा मस्त तरीके से समझ में आती है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जैसे उसमें क्या होती है, इसमें कंपेयर करके भी हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सम्मिश्र तल की, यानी क्या, कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, सम्मिश्र तल यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं। अभी अभी मैंने बताया था, जो सम्मिश्र संख्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई से लिखते हैं। ये हमारे पास रियल या वास्तविक, ये इमेजिनरी या काल्पनिक। हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक प्लेन बनाते हैं, तल बनाते हैं। ये कौन सा है, एक्स एक्सिस होता है, और ये कौन सा होता है, वाई एक्सिस होता है। मैं रियल की बिल्कुल बात नहीं करूँगा, सीधा कॉम्प्लेक्स समझाऊंगा ना। z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x, y। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक होता है। तो यानी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सम्मिश्र संख्या होती है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं, एक बिंदु से व्यक्त कर सकते हैं, और उसका कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक क्या होंगे, x, y। x, y, x रियल या वास्तविक और y इमेजिनरी या काल्पनिक होता है, आयोटा वाली टर्म आ रही है। इससे हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी है, ये क्या होता है, ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। अब इस पॉइंट से हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी, ये कितनी दूरी पर है, ये पॉइंट x अक्ष पर x दूरी पर है। ये P पॉइंट जो है मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, x अक्ष पर। ये डिस्टेंस या दूरी देखो कितनी डिस्टेंस या दूरी पर है, x डिस्टेंस पर है। x जो है हमारे पास वो क्या है, रियल या वास्तविक। तो ये जो x एक्सिस होता है, क्योंकि कहाँ देख रहे हैं, डिस्टेंस या दूरी x अक्ष पर, ये x एक्सिस को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हमेशा रियल एक्सिस बोलेंगे। यानी इसको हम क्या कहने वाले हैं यहाँ पर, वास्तविक अक्ष बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, इसे वास्तविक अक्ष। अब ये हमारे पास पॉइंट P है, ये ओरिजिन या मूल बिंदु है। इससे हमने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये कहाँ से, यहाँ से कौन से अक्ष पर आ गया, y एक्सिस पर आ गया। तो इसकी कुछ डिस्टेंस या दूरी होगी, कितनी मान ली हमने, y मान ली। अब ये देखो, ये y जो है हमारे पास, ये क्या है, काल्पनिक या इमेजिनरी है, y। तो y एक्सिस यहाँ पर हमारे पास क्या बोलेंगे, y एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक या इमेजिनरी बोलेंगे हम। कौन सा एक्सिस होता है, ये कौन सा अक्ष होता है, काल्पनिक या इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो ये जो बन गया हमारे पास, ये एक प्लेन बन गया हमारे पास, एक समतल बन गया, जिसमें एक एक्सिस तो कौन सा होगा, रियल यानी वास्तविक एक्सिस होगा, और एक कौन सा एक्सिस होगा, काल्पनिक या इमेजिनरी एक्सिस होगा। क्लियर है ये वाली बात। और ये जो पॉइंट P है, ये है क्या, ये x प्लस आयोटा y है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी सम्मिश्र संख्या को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पॉइंट से, बिंदु से।
और ये उसको रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, तरीका होता है। इसे क्या बोलते हैं हम, इस ये जो बन जाता है प्लेन बन जाता है, सम्मिश्र तल बोलते हैं, यानी कि प्लेन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है, काम में आएगी अभी, है ना, बहुत जगह। इसके बाद हम बात करते हैं संयुग्मी सम्मिश्र संख्या की। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या मस्त तरीके से एक एक चीज़ समझ में आएगी, देखना, चाहे आपने पहले पढ़ा हो कुछ या नहीं पढ़ा हो। यानी कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये क्या होता है हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सम्मिश्र संख्या होती है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से। कैसे डिनोट करते हैं, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई से। इसका जो कॉन्जुगेट होता है, संयुग्मी होता है, वो कैसे डिनोट करते हैं हम, z के ऊपर बार लगाकर। कैसे डिनोट करते हैं, z के ऊपर बार लगाकर। तो क्या लिखेंगे, z बार, x तो यही रहेगा, बस आयोटा की जगह हम क्या लिखते हैं, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यानी x माइनस आयोटा y। तो ये इसका क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट कहलाता है, यानी संयुग्मी कहलाता है। जैसे कहीं पर ये लिखा मिल जाए 3 + 4 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट है, संयुग्मी है, वो कितना होगा, 3 माइनस कितना, 4 आयोटा होगा। क्लियर है ये वाली बात। इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज मीन्स गुणधर्म, जो हम बीच में आगे जब हम न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें काम में आ सकती है। तो देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, गुणधर्म है, वो क्या है। यहाँ पर तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी जो सम्मिश्र संख्या केवल एक है, और वो क्या है हमारे पास, z है। मान लो, सपोज कर लो, हमारे पास z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, और इसमें दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या या तो जुड़ रही है या फिर घट रही है, ऐड हो रहा है या फिर सब्सट्रैक्ट हो रहा है। और इस पूरे का हम क्या ले लें, कंजुगेट ले लें, संयुग्मी ले लें। संयुग्मी बताया मैंने, कॉन्जुगेट बताया क्या होता है। तो ये किसके इक्वल होता है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम, z1 का कॉन्जुगेट संयुग्मी प्लस माइनस z2 का कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी। z1 प्लस माइनस z2 का संयुग्मी या कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, z1 बार प्लस माइनस z2 बार लिख सकते हैं। सेकेंड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सुनना, z प्लस आपके पास क्या हो, z बार हो। z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। z बार क्या है हमारे पास, इसका कॉन्जुगेट है, संयुग्मी है। तो देखो z को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं, प्लस z बार को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो x माइनस आयोटा y लिख सकते हैं। आयोटा y से जब इसे जोड़ोगे, आयोटा y कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस x किसके इक्वल आ जाएगा, 2x के इक्वल आ जाएगा। सिंपल जोड़ दिया हमने, किसके इक्वल आ गया, 2x के। तो z प्लस z जो बार है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या, और उसका कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी z प्लस z बार, तो ये 2 लिख दें हम, और ये रियल वाला भाग होता है हमारे पास किसका, z का। x को हम क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं रियल किसका, z का। आप खुद देखो ना, z इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y, रियल ये होता है और इमेजिनरी वाला, काल्पनिक वाला ये होता है। ठीक है। अगर हम थर्ड देखें, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो z माइनस हो रहा है किसके, z कॉन्जुगेट के, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आयोटा y होती है, फिर माइनस z बार की वैल्यू क्या होती है, x माइनस आयोटा y होती है,
इसको सोल्व करो, देखो ये माइनस हो जाएगा x, तो x से क्या कैंसिल हो जाएगा x, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा ये 2 आयोटा y आ जाएगा। अब ये बताना जरा y कौन सा पार्ट होता है, देखो y वाला कौन सा पार्ट होता है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट होता है z का। अभी अभी लिखा है ना ऊपर, काल्पनिक वाला भाग होता है सम्मिश्र वाला। तो क्या लिख सकते हैं इसे हम, z माइनस जेड बार इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ जाएगा, देखो 2 को हम ऐसे लिख लेते हैं, आयोटा लिख लेते हैं, और ये क्या है हमारे पास, इमेजिनरी ऑफ z। इमेजिनरी ऑफ z कौन है, y। z का इमेजिनरी या काल्पनिक कौन है, y है। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, ये किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर की और उसके कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी की। और भी प्रॉपर्टी है, देखो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो, 1 2 3 प्रॉपर्टी। ये आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें काम में आने वाले हैं। सर काम में आएंगे क्या ये, अरे बिल्कुल आएंगे यार, क्यों नहीं आएंगे, देखना छोटी छोटी चीज़ें आएंगी। और प्रॉपर्टी देखते हैं, देखो इसकी सरल है भैया, अगर समझ में आ जाए ना तो हर चीज़ सरल है, और समझ में नहीं आए जल्दी जल्दी पढ़े तो मज़ा नहीं आता। देखो z1 अपॉन z2, एक कॉम्प्लेक्स नंबर या समिश्र संख्या z1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर या समिश्र संख्या क्या है, z2 है। इनका क्या है, रेशियो। इन पूरे का क्या है हमारे पास, इस पूरे का क्या है हमारे पास, कॉन्जुगेट है, संयुग्मी है, बार है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, z1 का बार अपॉन क्या, z2 का बार। बार मतलब कॉन्जुगेट संयुग्मी, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है नहीं वाली प्रॉपर्टी। चलो एक और बात करते हैं हम, z1 इंटू z2, इसका अगर बार है तो मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्या, उनका मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल है, और इसका हम कॉन्जुगेट या संयुग्मी ले लें तो ये किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, z1 बार इंटू किसके, z2 बार के। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है, गुणधर्म है जो हमारे पास आगे काम में आने वाली है। तो ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिक्स है, ध्यान रखना ये बेसिक्स है, और यही चीज़ें पता होनी चाहिए अगर हम सम्मिश्र पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। नहीं तो आगे पता ही नहीं लगेगा भैया क्या हो रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात, पता ही नहीं लगेगा भैया क्या होता जा रहा है। तो उस पता लगाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना। देखो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें छोटी छोटी चीज़ें आपने 12th क्लास में भी इनके बारे में डिस्कस करा होगा हल्का फुल्का। देखो सम्मिश्र संख्या का मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक मीन्स मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स सम्मिश्र संख्या का मापांक। देखो ये कैसे निकालते हैं, z इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या क्या होती है, z इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y। इसका मॉड्यूलस या मापांक क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि इसमें x है और इमेजिनरी वाला पार्ट भी है आयोटा वाला। तो इसका जो मॉड्यूलस होता है, मापांक होता है, कैसे लिखेंगे, z मॉड्यूलस या मापांक, और ये किसके इक्वल होता है, रूट इसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा का जो मल्टीप्लाई है y यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, रूट ये कौन सा वाला पार्ट है, रियल या वास्तविक, और ये आयोटा के साथ आ रहा है, ये इमेजिनरी या काल्पनिक। तो x को हम लिख सकते हैं रियल ऑफ z जो होता है उसका क्या है, स्क्वायर है, और y का मतलब क्या होता है, जो इमेजिनरी होता है किसका, z, उसका क्या है, होल स्क्वायर है। अगर आपसे मॉड्यूलस पूछ लिया जाए कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी मापांक पूछ लिया जाए सम्मिश्र संख्या का, तो कैसे फाइंड आउट करने वाले हो आप। तो इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, z इक्वल्स टू होता है x प्लस आयोटा y। यहाँ हमने क्या लिख दिया, मोड लिख दिया, मापांक लिख दिया। तो ये किसके इक्वल आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इसमें भी हमारे पास कुछ गुणधर्म हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देख लेते हैं। सर ये काम कहाँ आएगी? अरे बच्चा धीरे धीरे कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें आ जाए। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो सम्मिश्र संख्या है Z1 और Z2, और इनका हमने क्या निकाल रखा है, मोड निकाल रखा है, मापांक निकाल रखा है। मापांक ऐसे निकलता है भैया, क्वेश्चन करेंगे और निकाल लेंगे हमें। प्रॉपर्टीज में तो हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं भैया, जब क्वेश्चन में सोल्व होगा अपने आप सोल्व होता चला जाएगा। होएगा क्यों नहीं भैया, हम कराएंगे ना। Z1 और Z2 का जो मॉड्यूलस है, मापांक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, Z1 का मोड इंटू क्या, Z2 का मोड। Z1 का मोड इंटू क्या, Z2 का मोड। सर ये तो बहुत ईजी है, अरे जब ही तो बता रहे हैं ना। सेकंड देखो, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक सम्मिश्र संख्या, अपॉन Z2, इन पूरे का क्या है हमारे पास, मोड है, मॉड्यूलस है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये भी ध्यान रखना है। Z1 का मोड अपॉन Z2 के मोड के क्या होता है, इक्वल होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, केन प्रॉपर्टी आ गई। ये वो प्रॉपर्टीज है, वो गुणधर्म है जो हमारे पास आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, और देखो प्रॉपर्टीज या गुणधर्म दिखाता हूं, देखना। थर्ड जो प्रॉपर्टी या गुणधर्म है वो क्या है कि सपोज करो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो सम्मिश्र संख्या है, एक तो है Z1 और दूसरी क्या है, Z2 है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्या को हमने क्या किया है, जोड़ा है, और उसका क्या लिया है, मोड। जोड़ने के बाद मोड लिया है। Z1 प्लस Z2 का मोड जो होगा, मोड ऐसे निकालते हैं, क्लियर है। ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा, हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा किसके, Z1 के मोड के प्लस Z2 के मोड के। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे 3 + 4 आयोटा और 5 + 7 आयोटा। अगर आप Z1 प्लस Z2 निकालो तो रियल में रियल जोड़ देना, वास्तव में वास्तव, इमेजिनरी में इमेजिनरी, काल्पनिक में काल्पनिक जोड़ देना, फिर ये एक ही टर्म बन जाएगी। जैसे मान लो 8 + 11 आयोटा, फिर इसका क्या निकाल लेना, मोड निकाल लेना। मोड कैसे निकलता है, रूट एक का स्क्वायर प्लस वाई, इसमें अलग अलग निकालना है, फिर जोड़ देना है भैया। तो हमेशा इसकी जो वैल्यू आएगी वो इनसे, इनके मोड के एडिशन से, योग से क्या आएगी, कम आएगी। इसके बाद Z1 प्लस Z2 का जो मोड होता है, देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्या, Z1 प्लस Z2 को पहले ऐड कर लिया, जोड़ दिया, अभी बताया ना ऐड कैसे करते हैं, और उसका क्या ले लिया, मोड ले लिया। ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किससे, Z1 के मोड माइनस Z2 के मोड। अलग अलग मोड लेना है भैया दोनों का। जैसे 3 + 4 आयोटा, 4 + 7 आयोटा, इसका मोड निकाल लो, इसका मोड निकाल लो। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो हमेशा कम होगा किससे, पहले इन्हें जोड़ लो और फिर उसका मोड निकाल लो। मोड कैसे निकलता है भैया, 3 + 4 आयोटा का मोड निकालो सर, ये 9 + 16 है ना। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, एक और गजब गजब चीजें आ रही है सर ये तो, अरे आएगी। Z1 माइनस Z2 का जो मोड होता है, अब देखो कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है, कितनी सम्मिश्र संख्या है, दो। ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होती है किस किस से, Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड। कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकाल लो बस। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको क्या करनी है, थोड़ी बहुत याद रखनी है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है वो तो रह ही गई सर, वो क्या हो गई, वो क्या हो गई, वो क्या हो गई। देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो भी नंबर है इसमें डाल लेंगे ना, कि Z इंटू Z बार की बात कर रहा हूँ, यानी एक तो हमारे पास Z है और दूसरा उसका कॉन्जुगेट है क्या, Z बार। ये और देख लो ये क्या होता है, Z इंटू Z बार। अभी अभी सर आपने बताया था Z = होता है X + आयोटा Y होता है।
अगर z का हम मोड निकालें तो ये होता है √x² प्लस वाई स्क्वायर। अगर सर अब इसका स्क्वायर कर दे z मोड का स्क्वायर तो ये हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स। तो z इंटू जेड बार को देखो, इम्पोर्टेंट टर्म भी है ये। z की वैल्यू होती है x प्लस आयोटा वाई, z बार की वैल्यू होती है, कॉन्जुगेट होता है इसका, x माइनस आयोटा y होता है। a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, क्या बन जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर यानी x² माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू y²। ऐसे ही सोल्व करोगे ना? बिल्कुल करेंगे सर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू खूब पड़ी है 12th क्लास में, -1 12th क्लास। x² आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, x² प्लस y²। z इंटू जेड बार किसके इक्वल होता है? x² प्लस y² के। x² प्लस y² को हम क्या लिख सकते हैं? z मोड का स्क्वायर, यानी z इंटू जेड बार जो है बहुत जगह काम में आने वाला है ये। इसको हम क्या लिख सकते हैं? z मोड का स्क्वायर। जहाँ भी z मोड का स्क्वायर आ जाएगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? z इंटू जेड बार, यानी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स के कंजुगेट का मल्टीप्लिकेशन, यानी सम्मिश्र और सम्मिश्र के संयुग्म का गुणनफल। z इंटू जेड बार इक्वल्स टू z मोड के होल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। ओ ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। क्लियर है? इसे नोट करना है ना। इसकी जो PDF है आपको वो तो ऐप में ही मिलेगी। इसके एक एक नोट्स मैंने बना रखे हैं वहाँ पे। हिंदी मीडियम में देखो तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में देखो तो इंग्लिश मीडियम में। बस करना क्या है, समझना यहाँ पर है और नोट तो चकाचक है ना। अब यहाँ देखो, अगर हम ये बात करें, ये डायग्राम हमने पढ़ा था किसका? कॉम्प्लेक्स प्लेन का, सम्मिश्र तल का। ये क्या होता है? x और ये क्या है? y। ये x डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस है। अगर आपसे पूछा जाए ये कितनी डिस्टेंस होगी, ये क्या बन गया? हाइपोटेनियस कर्ण बन गया। और कर्ण निकालें तो क्या होगा? x² प्लस y² होगा। क्या होता है? ये वाली दूरी क्या होगी? रूट x² प्लस y²। क्या लगाई है मैंने? पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? अरे भैया ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होती है। अब आई बात समझ में। अब ये देखो, ये जो √x² प्लस y² है, इसको हम, ये जो √x² प्लस y² है, इसको हम लिख सकते हैं z। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? बीच वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? ये z को रिप्रेजेंट करती है। z के मोड को, मॉड्यूलस को, मापांक को क्या करती है? व्यक्त करती है। ये जो z का मॉड्यूलस या मापांक है, मॉड्यूलस है, ये सपोज करो x अक्ष से कितना एंगल बना रहा है? ये थीटा। कितना एंगल बना रहा है? ये थीटा एंगल बना रहा है। तो इसमें हम एक नई टर्म पढ़ते हैं और वो नई टर्म क्या होती है? हमारे पास कोणांक होती है। कौन सी टर्म होती है हमारे पास? कोणांक होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? मतलब इसमें निकालते क्या है? tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। और सर ये तो हम बचपन से निकालते आ रहे हैं। अरे तो वही निकालना है। tan थीटा क्या होगा? tan थीटा, ओ ये वाला ये चीज़ तो हमने पढ़ी थी। देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? x, कर्ण या हाइपोटेनियस कितना है? z। ओहो नहीं 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 नहीं, ये तो कोस हो गया ना सर। हमें तो tan चाहिए। tan तो होता है L/A, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y/x आएगा। ओ भूल गया मैं तो ना। tan थीटा बराबर y/x होता है, तो tan थीटा की वैल्यू y/x हो गई।
ये थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स y अपॉन x होगी। इसे ही हम क्या बोलते हैं, कोणांक बोलते हैं, यानी क्या, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। क्लियर है? बना लेंगे हम, एक एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ताकि अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। ये जो चीज़ें हैं ना, पता है क्या होता है कि जब हमें बेसिक्स सा थोड़ा सा नहीं पता होता है ना, तो आगे हम स्टार्ट करते रहते हैं। जैसे हम बात करें रियल नंबर है, वास्तविक नंबर है, पता तो होना चाहिए। माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं, आई बात समझ में? तो ये जो चीज़ें हैं मेरे को आई होप ये समझ में आ गई होगी एक बार में ही। नहीं तो वीडियो को एक बार पॉज करना, बैक करना, ऐड आएंगे वीडियो में, देखना और फिर दोबारा संभालना। देखो आती है नहीं आती समझ में, ऐसे तो एक बार में ही आएगी, है ना। चलो एक चीज़ और देख लेते हैं हम। देखो सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, यानी कि क्या, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या का कौन सा रूप देख रहे हैं हम, ध्रुवीय रूप देख रहे हैं। सर ये कैसे निकालते हैं? देखो डायग्राम मिटा दिया आपने, कोई बात नहीं। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये पॉइंट पी था, यहाँ ये पॉइंट ओ था, ये एंगल थीटा था, यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये डिस्टेंस एक्स थी, ये डिस्टेंस वाई थी, बन गया डायग्राम। हमने ये पढ़ा था कि z इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। यानी जो हमारे पास सम्मिश्र संख्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो क्या होता है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। इसका अगर हम मोड निकालें तो इसका जो मोड आएगा वो क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आएगा। इसका जो मोड आएगा, ऐसे निकालते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और इसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं, आर के इक्वल मान लेते हैं। यानी कि ये हमारे पास अभी अभी बताया था रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड है, यानी इसको हमने किसके इक्वल मान लिया, आर के। मतलब इस टर्म को आर लिख देना यार, झंझट खत्म हो जाएगी ना। आर क्या है, मॉड्यूलस ऑफ जेड, जेड का मापांकी है ये, ठीक है। इससे हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी एक्स अपॉन आर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आर कॉस थीटा हो जाएगी। फिर हम यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी y अपॉन आर आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, r साइन थीटा आ जाएगी। ये जो x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ये रियल पार्ट है, वास्तविक भाग है, ये इमेजिनरी पार्ट है, काल्पनिक भाग है, इसमें रख देंगे हम। तो z इक्वल्स टू क्या होगा, x की वैल्यू रखी हमने तो r cos थीटा हो गया, प्लस आयोटा y की वैल्यू पुट करी, r साइन थीटा हो गया। z इक्वल्स टू इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, r आ रहा है, तो क्या बन जाएगा ये, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओ भाई साहब ये क्या चीज़ आ गई, आइलर थ्योरम के नाम से एक थ्योरम होती थी, 12th क्लास में हमने पढ़ी थी। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाली होती थी। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा लिखते हैं। इस तरीके से हम ये चीज़ें पढ़ते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, सम्मिश्र संख्या में, कॉम्प्लेक्स विश्लेषण में, सम्मिश्र विश्लेषण में काम में आती है। क्लियर है ये वाली बात। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। देखो
चीज़ें क्या होती हैं, टफ भी होती हैं, इजी भी होती हैं। टफ और इजी का मतलब समझ में आ जाए तो भैया इजी है, नहीं समझ में आए तो टफ है। अगर कॉन्सेप्ट हमारे जैसे पढ़ोगे धीरे धीरे, हमारी तरह धीरे 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 धीरे, है ना, तो यहाँ जाएगा, चाहे फिर वो कैसी ही मैथ हो, है ना, घबराना नहीं है। देखो इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं लिमिट, यानी कि सीमा। किसकी लिमिट या सीमा पढ़ रहे हैं हम? कॉम्प्लेक्स नंबर की, सम्मिश्र संख्या की। किस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। देखो अभी तक हमने पढ़ा था कि y जो होता है, जो हम सेकेंड ईयर में बात कर रहे थे किसकी, रियल एनालिसिस की, वास्तविक विश्लेषण की, उसमें हम बोलते थे y किसका फंक्शन होता है, x का। यही लेके चल रहे थे ना हम अभी तक। लेकिन जब हम बात करते हैं सम्मिश्र की यानी कि कॉम्प्लेक्स की, तो इसमें हम लेके चलेंगे w है वो किसका फंक्शन होता है, z का। z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सम्मिश्र संख्या, और z की वैल्यू हम जानते हैं x प्लस आयोटा y होती है, यानी x और y दोनों है, इसमें रियल और वास्तविक भाग है। w किसका फंक्शन है, z का, यानी z पर डिपेंड कर रही है किसकी वैल्यू, w की वैल्यू। ठीक है, इसकी लिमिट कैसी होनी चाहिए, देखो लिमिट z टेंस टू z नॉट, यानी कि z की वैल्यू कहाँ जा रही है, z नोट पर जा रही है। ठीक है, फंक्शन पर हमने लिमिट क्या लगाई है, लिमिट z टेंस टू z नोट, यानी कहाँ जा रही है, हमारे पास 0 पर जा रही है। z टेंस टू 0, 0 की ओर जा रही है, 0 पर जा रही है, z 0 पर जा रही है। ये हमेशा कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट यानी कि इस मतलब फाइनाइट भी क्यों बोले, ये यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए भाई साहब। यूनिक मतलब जिसका जैसा कोई नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। कैसे सेम आनी चाहिए सर, ये तो बताओ। देखो समझते हैं हम कैसे सेम आनी चाहिए। मैंने आपको बताया था अभी, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन था, सम्मिश्र जो तल था, उसमें एक एक्स एक्सिस होता था और एक क्या होता था, वाई एक्सिस होता था। अब इसमें हमारे पास मैंने बोला है z क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिंदु से। अब z से z टेंस टू z नोट, हमें कहाँ जाना है, किस पॉइंट पर जाना है, z नोट पर। ये हमारे पास क्या है, z नोट पर क्या है, हमारे पास z नोट है। अब इस पर हमें जाना है, इस प्लेन में या तल में, तो इस पर जाने के कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। सर मैं तो यहाँ से जाऊँगा, ठीक है भैया यहाँ से जा। सर मैं तो यहाँ से जाऊँगा, अरे भैया यहाँ से जा। सर मैं यहाँ से जाऊँगा, कोई कह रहा है यहाँ से जाऊँगा। बहुत सारे रास्ते हैं किस पर पहुँचने के, z नोट पर पहुँचने के लिए। z टेंस टू z नोट, z नोट एक पॉइंट है, बिंदु है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सम्मिश्र संख्या होती है, जिसकी कोई तो हम पॉइंट या बिंदु बोल रहे थे। और इस z नोट पर प्लेन या तल में जाने के कितने रास्ते हैं, इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, कहीं से भी जाओ, बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब आप z नोट पर जाओगे तो ये कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब होता है जब यहाँ से यहाँ पर जाओ, इस फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मैं आइडियली बता रहा हूँ ताकि याद रहे। जैसे यहाँ से यहाँ गए 3 वैल्यू आई, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो भी 3 आई, यहाँ से यहाँ जाए तो भी 3, यहाँ से यहाँ आए तो भी 3, यहाँ से यहाँ आए तो भी 3, यहाँ से यहाँ आए तो भी 3। मतलब यूनिक फंक्शन होना चाहिए, अद्वितीय। हाँ अब आया हिंदी में याद, कैसा होना चाहिए, अद्वितीय होनी चाहिए। ये इसकी क्या कहलाती है, लिमिट कहलाती है। सर मज़ा नहीं आया, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि मजे आए हमें, है ना। तो ये ध्यान रखना, z नोट पर जाना है, किसी भी रास्ते से जाओ, हर पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, फंक्शन की सेम आनी चाहिए।
यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो कैसे समझा सकते हैं, देखना, इसको समझ लेना, याद रख लेना ये डायग्राम को, और जो अभी अभी मैंने आपके पास ये लिखा था ना, इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल क्लियर, एक एक चीज़ कंसेप्ट है ना। क्वेश्चन में ले रहा हूँ एक, क्या कि सिद्ध करो कि, प्रूव दैट, प्रूव करना है, सिद्ध करना है हमारे पास, लिमिट z टेंड्स टू 0 है, z की वैल्यू अभी z नोट की जगह कितना है हमारे पास, 0 है, z बार यानी ये संयुग्मी है, कॉन्जुगेट है, अपॉन z विद्यमान नहीं है, वैलिड नहीं है, ये क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। सर ये क्या, अरे ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना लिमिट का, वही है, ये बोल रहा है लिमिट z टेंड्स टू 0 z बार अपॉन z, क्या ये एग्जिस्ट करता है, क्या ये विद्यमान है हमारे पास, तो इस चीज़ को हमें देखना है। इसको बनाने के लिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो, मैं इसको L के इक्वल मान लेता हूँ, हमारे पास क्या है, लिमिट z टेंड्स टू 0 है, यानी कहाँ जा रहे हैं हम, 0 पर जा रहे हैं भैया, 0 पर। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, सम्मिश्र संख्या की बात कर रहे हैं, जा कह रहे हैं हम, 0 पर जा रहे हैं, 0 पर जा रहे हैं, 0 पर, 0 पर, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, 0 पर। z बार की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी हमने पढ़ा है, x माइनस आयोटा वाई। अरे सर बताओ तो सही, z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, और इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है, सम्मिश्र होता है, ओहो कंजुगेट होता है, संयुग्मी होता है, वो क्या होता है, x माइनस आयोटा वाई होता है। पुट कर दें हम, z बार की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, x माइनस आयोटा वाई आ जाएगी, अपॉन x प्लस क्या हो जाएगा, आयोटा वाई आ जाएगा। z टेंड्स टू 0 बात कर रहा है, तो इसमें दो हैं, x और y है, x रियल या वास्तविक है, और y क्या है, इमेजिनरी या काल्पनिक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट किन किन की, केवल दो वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, x और y, z x प्लस आयोटा y, दो वैल्यू, x टेंड्स टू 0 और दूसरी कौन सी, y टेंड्स टू 0। आई बात समझ में, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z टेंड्स टू 0 दे रखा है, तो x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0, दो वैल्यू की बात कर रहा हूँ। देखो इसको हम कैसे समझा सकते हैं कि ये हमारे पास एक प्लेन है, तल है, ये कौन सा एक्सिस है हमारे पास, x एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है। ये हमारे पास क्या है, 0 है, कौन सा है हमारे पास, 0 है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब आगे आप देखना, यदि ये 0 है हमारे पास, ये 0 है, तो इस 0 पर आने के, ये पूरे प्लेन में कौन से रास्ते हैं, कहाँ जाना है, z टेंड्स टू 0, 0 पर जाना है, कौन से रास्ते, सर मैं तो यहाँ से आऊँगा, अरे मैं तो यहाँ से आऊँगा, अरे कोई कहेगा नहीं नहीं मैं तो इधर से आऊँगा, कोई कहेगा नहीं नहीं मैं तो इधर से आऊँगा, प्लेन में मैं तो इधर से आऊँगा, इधर से आऊँगा। अरे भैया जहाँ से आना है वहाँ से आया, लेकिन ये फंक्शन या फलन यूनिक होना चाहिए। तो अब इतने सारे रास्तों से आ तो सकते नहीं है, हमें बहुत टाइम लग जाएगा, हम बहुत दो मस्त रास्ते चुन लेते हैं। कौन से, सिंपल वाले। मैंने कहा मैं तो आ रहा हूँ एक्स एक्सिस से आ रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ। ओहो सर गजब का दिमाग लगाया। किससे आ रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस से, और एक आ रहा हूँ मैं किससे, वाई एक्सिस से। कहीं से भी आओ, कहीं से भी आओ, इस फलन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यूनिक है ये भाई साहब, चेक करते हैं ये यूनिक एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। इस पॉइंट पर ये बोल रहा है z टेंड्स टू 0, 0 पर आने के बहुत सारे रास्ते हैं, हम केवल दो रास्तों से चेक करेंगे। एक तो मैं कह रहा हूँ कि केवल x एक्सिस पर ही आ रहा हूँ,
और एक कौन से आ रहा हूँ मैं, वाई एक्सिस से आ रहा हूँ। कहाँ पर आ रहा हूँ मैं, 0 पर। Z0 की वैल्यू अभी क्या है, 0 है। क्लियर है ये वाली बात। तो इसमें x माइनस आयोटा वाई लिख देता हूँ मैं, अपॉन कितना, x प्लस आयोटा वाई। तो दो रास्ते लिए मैं, दो केस बना लेता हूँ। केस नंबर फर्स्ट, कितने सही आ सकते हैं, लेकिन हमने कितने लिए हैं, 2 लिए हैं। केस नंबर फर्स्ट, कंडीशन क्या है, इफ यदि z टेंस टू 0, z से कहाँ जा रहे हैं हम, 0 की ओर जा रहे हैं। ठीक है, x अक्ष के पे भी जा सकते हैं, y इधर से भी। मैं पहले बोल रहा हूँ अलोंग दी x एक्सिस, यानी x अक्ष के अनुदिश आ रहा हूँ। अब जब हम x अक्ष के अनुदिश की बात करेंगे, जब हम अलोंग दी x एक्सिस बात करेंगे, x अक्ष के अनुदिश बात करेंगे, तो क्या चीज 0 हो जाएगी, y इक्वल टू 0 वैसे ही हो गया है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, x एक्सिस की। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सीधा सिंपल 0 हो जाएगा। यदि y बराबर 0 हो जाए, इफ y इक्वल टू 0 हो जाए, तो z क्या आएगा, जरा देखना। y की वैल्यू 0 रख दी, क्यों रख दी, x एक्सिस पर चलने हैं, x एक्सिस पर y 0 रख दिया, तो z किसके इक्वल आएगा, x के। z बार किसके इक्वल आएगा भैया, x के। दोनों सेम आ रहे हैं सर ये तो, अरे आ रहे हैं तो भैया मैं घर से थोड़ी ना लेके आया हूँ, आ रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पर ये फंक्शन को चेक करते हैं। देखो लिमिट y वाले की तो हम बात कर ही नहीं रहे, कहाँ से 0 की ओर आ रहे हैं, x एक्सिस पर। तो लिमिट कौन सी लेंगे, x टेंस टू 0 लेंगे, x आ जाएगा, x आएगा अपॉन y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x आएगा। तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई, इस फंक्शन का मान कितना आ गया, फलन का मान 1 आ गया। जब हम कौन से एक्सिस के अनुदिश आ रहे हैं, कौन से एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। मैंने बोला था आने के बहुत सारे रास्ते हैं, चेक करना ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, है ना। केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड में वही है, इफ z टेंस टू 0, यदि z की वैल्यू कहाँ जा रही है, 0 की ओर जा रही है। अब हम कहाँ से आ रहे हैं, y एक्सिस से आ रहे हैं, अलोंग दी y एक्सिस, अलोंग दी y एक्सिस, y अक्ष के अनुदिश आ रहे हैं, अनुदिश आ रहे हैं। कहीं से भी आओ वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रही, अगर नहीं आ रही तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये विद्यमान नहीं है, ये गलत कंडीशन हो जाएगी ये भैया। यही तो चेक कर रहे हैं हम। यूनिक क्या होता है, यहाँ से आए, यहाँ से आए, सभी से वैल्यू मैंने बताया ना 3 3 3 3 3, सभी से वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। वाई अक्ष के अनुदिश चेक कर ले, वाई अक्ष जब भी लोगे तो अपने आप ही एक्स की वैल्यू तो सबसे पहले क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो z हमारे पास कितना आएगा, आयोटा y आएगा। x की वैल्यू 0 आ गई ही तो z बार कितना आएगा, माइनस आयोटा y आएगा। z बार की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस आयोटा y आएगी। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर है सर। यहाँ से हम वापस से फंक्शन चेक कर लें, l इक्वल टू लिमिट, अभी कहाँ आ रहे हैं, y एक्सिस पर, तो y टेंस टू 0। अरे y से तो आ रहे हैं 0 की ओर, x तो 0 हो गया, x हट जाएगा, x 0 हो गया तो कितना बनेगा, ऊपर माइनस आयोटा y, नीचे कितना बन रहा है, आयोटा y, आयोटा से आयोटा, y से y कैंसिल, और ये आ गया -1। ओहो -1 और ये +1, मतलब इस रास्ते से आ रहे थे तो ये बोल रहा है जब x अक्ष से आ रहे हैं तो ये +1 एग्जिस्ट कर रहा है, और जब इधर से आ रहे हैं तो -1, अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं भैया। जबकि होना क्या चाहिए कि अगर हम पॉइंट पर आ रहे हैं, चाहे किसी भी रास्ते से आ रहे हो, सेम आनी चाहिए।
अगर सेम नहीं आ रही है, आप अब और कोई भी रास्ते से निकालो, इससे सेम आएगी नहीं। हमने 2 से चेक कर लो, बस बहुत है। 2 से चेक कर लिया, अलग अलग आ गई, भैया ये क्या नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। कब डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है। कब ये एग्जिस्ट करता, कब विद्यमान होता, जब दोनों की वैल्यू क्या आती, सेम आती। दोनों की वैल्यू क्या आती, सेम आती। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन क्या करें, पढ़ते हैं हम, देखते हैं, बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सारी चीज़ें पता लग गई हमें, है ना, और लगेगी यार, जभी तो पढ़ने का मज़ा है, नहीं तो मज़ा ही कहाँ पर है। मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो फिर हम देर क्यों करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।